इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, किसी को आइडिया है? शॉर्ट में बताइए इम्यूनिटी क्या है। रोग प्रतिरोध। इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी, इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। इम्यूनिटी स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्यून मीन्स वैसा अवस्था जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लाइफ जो है वो इम्यून हो ऑलरेडी, है ना। या तो वो इनेट हो यानी जन्मजात हो, या फिर आर्टिफिशियली हम लोग, या फिर अक्वायर्ड रूप से हम लोग जो ऊपरी तौर से वैक्सीन जो लेते हैं उस तरीके से हम लोग इम्यून हो जाएं, है ना। दो तरीके से हम लोग इम्यून होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। So immunity is resistance exhibited by the host against any foreign antigen and towards injury caused by microorganism and their product. इम्यूनिटी हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी बाहरी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर हार्मफुल हो या गुड हो या जैसे भी हो, जो हमें हार्म पहुंचाएंगे इन फ्यूचर और करंट सिचुएशन में, उससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। तो इम्यूनिटी स्पेशली मतलब हम लोग को कैसे प्रोवाइड होती है, हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, ठीक है। एंटीजन बोले तो जो हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारे बॉडी में इंटर करता है और उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। अब वही एंटीबॉडी हमारा फ्यूचर में भी काम देता है और करंट सिचुएशन में भी काम देता है। तो एंटीबॉडी फाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारा बॉडी जो है वो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क करता है। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म में कैसा होता है, आर्मी वगैरह में कैसे होता है कि हम लोग अपने देश में किसी भी फॉरेन लोगों को, है ना, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम लोग आने नहीं देते हैं। तो जितने मिलिट्री हो गए, जितने आर्मी वाले लोग हो गए, वो लोग क्या है, एक तरीके से एंटीबॉडी है हम लोग के लिए, वो लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप होती है थ्रू टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के जरिए। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जैसे कि बताए थे, इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड। इनेट का दूसरा नाम नेटिव इम्यूनिटी भी होता है और अक्वायर्ड का दूसरा नाम अडेप्टिव भी होता है ना, जिसको हम लोग अडेप्ट करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो जन्मजात होता है ना, वो इंडिविजुअल में होता है, या फिर आप डिपेंड करता है कि हमारे जो माता पिता में किस क्षमता का इम्यूनिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो समझ लीजिए जेनेटिक तौर पे जो इम्यूनिटी आपके पास आती है वो हो गया इनेट। अक्वायर्ड में नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मतलब एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डिजीज, आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज का, प्रोड्यूस करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैसिव, तो वो हमें मिलता है आईजीजी, है ना। ओनली इम्यूनोग्लोबिन जो प्लासेंटा से क्रॉस करती है वो है आईजीजी। और मदर मिल्क से हमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और बहुत सारा फायदेमंद जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मदर मिल्क में वो मिलते हैं। और इससे भी हमें इम्यूनिटी मिलती है मदर मिल्क से, लेकिन ये एक तरीके का पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी हो गया। नाउ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव आर्टिफिशियल में जितने भी तरह का वैक्सीन, है ना, जितने भी तरीके का किल्ड लाइव, जो भी तरीके का वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं, जितने भी आप देखते हो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, वो सभी एक तरीके से बाई प्रोडक्ट होता है।
या तो किसी ऑर्गेनिज्म का बाई प्रोडक्ट होगा, या तो ह्यूमंस का ही होगा, और अदर ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है, अदर स्पीसीज का भी। हम लोग बहुत पहले ना कुछ कुछ किंगडम्स पढ़ाई किए थे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअल, उसके बाद फिर प्लांटी है, एनिमल, एनिमल में भी कैटेगरी था, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स है, उसमें रिप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे, बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करा गया था, है ना, बहुत पहले की पढ़ाई ये सब चीज़ें हैं। तो रेशियल कहने का मतलब है कि हम लोग एक मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना, हम लोग ना ही रेप्टाइल्स हैं, ना ही हम लोग बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं, ना ही हम लोग वर्टिब्रेट्स तो हम लोग हैं, लेकिन वो मैमल के कैटेगरी में हम लोग आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, वैसे जानवर, लेकिन हम लोग आते हैं मैमल से कैटेगरी में। ये हो गया रेशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। हर किसी का अपना अपना एक इम्यूनिटी होता है, हर किसी का इम्यूनिटी सेम नहीं होता है, किसी का इम्यूनिटी वीक होता है, किसी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो सर्वाइवल के लिए है हेल्प करता है ना, इम्यूनिटी जो है सर्वाइवल के लिए अर्ली लाइफ में हेल्प करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग innate immunity: एज, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। एज, फीटस और ओल्ड एज वाले लोग में आप देखोगे तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में आते हैं, जिन लोगों को इन्फेक्शन या प्रोन होते हैं, ये लोग को ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, ओल्ड एज वाले लोग को, और जो फर्स्ट लाइफ होते हैं और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उन लोगों को, क्योंकि इन लोग का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इमेच्योर होता है, जिस कारण से ये लोग ज़्यादा, मतलब ये लोग को ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। In some diseases, clinical illness is more severe in adult than in young children due to more active immune responses, which causes greater tissue damage. Example: chickenpox or poliomyelitis.
आप सुने होंगे छोटे बच्चों लोग को होता है चिकन पॉक्स और पोलियोमाइलाइटिस। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी वीक हो जाता है ड्यू टू टिश्यू डैमेज की वजह से। ये जो दोनों बीमारियां हैं वो टिश्यू डैमेज कराते हैं बच्चों में। तो आप देखोगे जो अडल्ट यंग्स होते हैं और जो यंग्स होते हैं, सिर्फ यंग्स जो लोग कम एज के होते हैं, है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि ये लोग का इमेच्योर होता है इम्यून सिस्टम। तो एज डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी डिपेंड करता है एज के ऊपर। हॉर्मोन्स, certain hormones disorders enhance susceptibility to infection. Example, diabetes mellitus, adrenal dysfunctions and hypothyroidism. कहीं ना कहीं सुने होंगे ये तीनों बीमारी, डायबिटीज मेलाइटिस, एड्रिनल डिसफंक्शंस में ये थोड़ा रेयर होता है, लेकिन इसमें मेडुला का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कॉर्टेक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, ये भी आप लोगों ने सुना और रखा होगा। तो ये तीनों जो कंडीशन है ना कहीं ये एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसेबिलिटी की वजह से हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस का रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन इनसफिशिएंसी, है ना। हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज अमाउंट ऑफ T3 एंड T4। तो ये सब कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकल सेप्सिस इज मोर कॉमन इन डायबिटीज। डायबिटीज में स्टेफाइलोकोकल का सेप्सिस जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, वो बहुत कॉमन है, which may be caused by increased level of carbohydrate in tissue. Corticosteroid depressed host resistance by its anti-inflammatory, anti-phagocytic effect and by inhibiting antibody formation. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो डिप्रेस कर देता है होस्ट, जो होस्ट का जो रेजिस्टेंस होता है ना, होस्ट मतलब हम लोग, हमारा सेल्स, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है बाय एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फैगोसाइटिक इफेक्ट जो हम लोग देता है, हमारा सेल जो करता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाता है शरीर में, तो हमारा जो सेल है जो रेजिस्टेंस करने का काम करता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फाइगोसेटिक भी इसका वर्क होता है सेल्स का, वो सब डिप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। अगर ये सब डिप्रेस्ड हो गया तो ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बैठा पड़ा होगा हमारे मुंह में, हमारे नाक में, तो तुरंत अपना घर बना लेगा, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फाइगोसाइटिक एक्टिविटी हमारा सेल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो शरीर में कम हो गई है, जो कि वो हेल्प करता था। ठीक है, न्यूट्रिशन, both humoral and cell mediated immunity are reduced in malnutrition. malnutrition सुने होंगे, है ना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन कॉज होता है। तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में दोनों ही टी सेल और बी सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को टी सेल कहा जाता है, ह्यूमरल को बी सेल कहा जाता है। ये दोनों जो दोनों सेल है वो दोनों ही रेड्यूस्ड हो जाते हैं, शरीर में कम हो जाते हैं। इन क्वाशियोरकर सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड। क्वाशियोरकर में यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वाशियोरकर का बच्चा है, उस बच्चे में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, जो हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसको फिर मैच्योर फॉर्म बनाने में हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट। तो वो नहीं हो पाएगा, जब मैच्योर ही नहीं हो पाएगा तो एंटीबॉडी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा शरीर में, जिसकी वजह से बच्चे को और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। नाउ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मतलब इम्यूनिटी कैसे कैसे प्रोवाइड होता है ना। स्किन सरफेस पे कैसे होगा, और भी अदर तरीके हैं जो इम्यूनिटी कैसे मिल सकता है हमें अगेंस्ट इन्फेक्शंस, वो हम लोग देखेंगे।
एपिथेलियल सरफेस में सबसे पहला आता है स्किन। स्किन प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है स्किन। प्रोवाइड bactericidal secretion, the resistance bacterial flora of skin and mucous surface. Prevent colonization by pathogen. Alteration of normal flora may lead to invasion by extraneous microbes and cause serious disease. Example, Clostridial enterocolitis following oral antibiotics. स्किन एक तरीके से पहला बैरियर है, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे पहला बैरियर कौन है? स्किन। स्किन एक तरीके से हमें सुरक्षा कवच जैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुरक्षा देता है, किसी भी बैक्टीरियल को इन्वेड होने से हमें बचाता है स्किन। सबसे पहले जो पैथोजन होता है ना, वो कॉलोनी प्रोवाइड करता है। एक ऑर्गेनिज्म से हमारा कुछ नहीं होगा, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस का एक से होने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मिलियंस या लाखों में होंगे और वो कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, वो अपना घर तो बनाते हैं, लेकिन साथ में वो कॉलोनी बनाते हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और स्ट्रांग बना करके फिर हमें इन्फेक्शन डिजीज देते हैं। तो स्किन जो है इन सभी चीजों से क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है स्किन। ये याद रखिएगा, फर्स्ट मैकेनिकल बैरियर है स्किन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Respiratory tract is lined by moist mucous surface which act as a trapping mechanism. Inhaled particles are arrested in nasal passage on moist mucous membrane surface. The hair-like cilia propel the particles towards pharynx and swallowed or coughed out. Some particles which manage to reach alveoli are ingested by phagocytes. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आप एनाटॉमी देखिएगा तो आप देखोगे इनर लेयर जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो मॉइस्ट म्यूकस सरफेस होता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि ट्रैपिंग में हेल्प करता है। जो म्यूकस होता है ना, तो वो ट्रैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऐसा फॉरेन सब्जेक्ट, फॉरेन चीज, डस्ट बोल लो, कोई भी स्मोक बोल लो, कुछ भी चीज, तो वो क्या करता है कि हेल्प करता है उसको ट्रैप करने में। और जैसे ही ट्रैप करता है तो हमारा जो मैकेनिज्म है किस तरीके से वर्क करता है, बाय कफिंग आउट, है ना। हमें इरिटेशन महसूस होती है और हम लोग तुरंत छींकने की वजह से क्या होता है कि वो जो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो तुरंत हमारे फेरिंग्स के थ्रू और या फिर नेजल के थ्रू वो निकल जाता है, लेकिन वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म वर्क कर रहा है ना। नेक्स्ट, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारी आंतें होती है। सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ इनहिबिट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम लोग जब खाते हैं कुछ भी चीज, तो हमारा सलाइवा में ही वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ के जो सलाइवा है उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम होता है जो इनगल्फ करने में हेल्प करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में, इनगल्फ करने में, या फिर फैगोसाइटिक एक्शन के लिए हेल्प करता है। तो हमारा माउथ में ही वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माउथ में नहीं डिस्ट्रॉय हो पाते हैं, तब क्या होता है, तो हमारे पेट में, स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पेट में HCl का प्रोडक्शन होता है, तो वो HCl एसिडिक होता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस एसिड से मारे जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिखा हुआ भी है, एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस डिस्ट्रॉय द swallowed bacteria if any. Normal flora of the intestine prevent colonization of pathogen. तो हमारे शरीर के लिए तो ये नॉर्मल चीज है, हमारे स्टमक के लिए नॉर्मल चीज है, और यही नॉर्मल चीज, यही हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो प्रिवेंट करता है कॉलोनाइजेशन के लिए। पैथोजन का जो कॉलोनाइजेशन हो जाता है उसे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा, है ना। कंजक्टाइवा, जो हमारा आई का जो कंजक्टाइवा होता है उसमें से जो टीयर निकलता है, टीयर भी एक तरीके से क्या है, हमें एक बैरियर प्रोवाइड करता है।
किसी भी जब भी कुछ हमारे आँख में चला जाता है तो तुरंत हमारे आँख से आँसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो टीयर्स होते हैं ना, वो टीयर्स एक तरीके से हमारे आँख को क्लियर करता है और साथ ही पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर हैज बैक्टीरिसाइडल एक्शन। यहाँ पे भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोवाइड करता है ना। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, आप लोग सुने होंगे यूटीआई का इन्फेक्शन, वो सब किसी को नहीं होता है, वो तभी किसी को होता है जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए या फिर जो हमारा पीएच है, वजाइनल पीएच या फिर हमारे बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन ना हो पाए। इस कंडीशन में यूटीआई ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग हाइजीन मेंटेन ना करें यहाँ पे भी। तो नॉर्मली कैसे हम लोग यूटीआई से बचे रहते हैं, देखते हैं। यूरिन एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम यूरेथ्रा बाय इट्स फ्लशिंग एक्शन। हमारा जो यूरिन है, सिर्फ यूरिन फिल्ट्रेट होके हमारा सिर्फ नहीं एलिमिनेट होता है, वो साथ ही जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सभी को, जैसे यूरिया बोलो, अमोनिया बोलो, वो सभी चीज़ें एक साथ रिलीज करता है। इसीलिए कहते हैं कि यूरिनेशन एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। Acidic pH of vaginal secretion of female due to fermentation of glycogen by lactobacillus makes vagina free from microorganism. एसिडिक पीएच, वजाइना का जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? हमारे पास एक बैसिलस होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। वो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है और साथ ही में पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, वजाइना जो होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पीएच जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एसिडिक पीएच हो जाता है। तो एसिडिक पीएच के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो यूटीआई होता है उसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? ई कोलाई, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इन मेल्स सीमेन इज बिलीव टू हैव सम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। मेल के जो सीमेंस होते हैं ना, सीमेंस रिलीज होते हैं, उस सीमेंस में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से मेल्स को जेनिटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। फीमेल का तो पता चल गया, वजाइना में पीएच एसिडिक होता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मेल्स में सीमेन जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जैसा वर्क करता है। ये कुछ फिगर में है, समझने के लिए ये चीज है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लड। तो ब्लड एक तरीके से सेकेंड बैरियर हो गया हमारे शरीर के लिए। देयर इज नंबर ऑफ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज। फॉर एग्जांपल बीटा लाइजिन, बेसिक पॉलीपेप्टाइड, एसिडिक सब्सटेंस और इंटरफेरॉन। बीटा लाइसिन relatively thermostable substance active against anthrax and related bacilli. बीटा लाइजिन है ना, बीटा लाइजिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में ही। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड का चेन होता है ना, अमाइनो एसिड का प्रोटीन का चेन मिलता है, तो वैसे ही बीटा लाइसिन का भी चेन होता है जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स ही है। वो एक तरीके से थर्मोस्टेबल सब्सटेंस है, यानी कि हीट स्टेबल, हीट से कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा सबसे खतरनाक एंथ्रेक्स और उसका रिलेटेड जो बेसिलाइज होते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बीटा लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल ल्यूकिन और प्लेकिन्स। इंटरल्यूकिन सुने होंगे, ये सभी एक तरीके से इम्यूनिटी गार्ड करने का काम करते हैं।
बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड्स ही, अमाइनो एसिड को ही पॉलीपेप्टाइड्स का चेन कहा जाता है। एसिडिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन टिश्यूज एंड इन्फेक्टेड एरियाज। लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे टिश्यूज में मिल जाएंगे और इन्फेक्टेड एरियाज में भी मिल जाएंगे, जो कि एसिडिक सब्सटेंस है एक, है ना। आपको बताएं कि एसिडिक जहाँ पे भी एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है एसिडिक एनवायरनमेंट, है ना। इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सर्टेन acute एंड वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन हमारे इंटरफेरॉन आपके सिर्फ ब्लड में ही नहीं, आपके जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे इंटरफेरॉन्स। आपको डेप्थली पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, है ना, हमारा जो एनाटॉमी है बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं और उस सेल से इंटरफेरॉन रिलीज होता है। सिर्फ ब्लड में रिलीज नहीं हो रहा है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन आपके और भी सिस्टम्स में वर्क करता है, क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से, है ना। तो वायरल इन्फेक्शन किसी भी सिस्टम में हो सकता है, तो हर एक सिस्टम को बचाने के लिए हमारे पास इंटरफेरॉन होना चाहिए। तो हर एक सिस्टम का जो सेल है वो कहीं ना कहीं तरीके से इंटरफेरॉन रिलीज करते ही हैं। नेक्स्ट है सेलुलर फैक्टर। Once the ineffective agent cross the epithelial barrier, tissue factor comes into play for defense. अगर हमारे स्किन के थ्रू, एपिथेलियल बैरियर के थ्रू अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो फिर जो टिश्यू होते हैं वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। कैसे करते हैं, तो प्रोसेस देखिए। इन्वेजन ऑफ टिश्यू बाय इन्फेक्टिव एजेंट्स, accumulation of phagocyte in site of infection। फैगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं ना, जैसे मैक्रोफेजेस, ये सब का एक्यूमुलेशन होता है। सारे सेल्स में जितने भी मैक्रोफेजेस होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में कोई घुसपैठिया आ गया है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आ गया है, तो अब उनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो सारे टिश्यूज के जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सभी एकजुट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन दैट entangles the organism, act as a barrier to spread of infection। फिर डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, फिब्रिन एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, और वो ऑर्गेनिज्म को इंटैंगल, यानी कि अपने, जैसे हमारा बाल होता है ना, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, वैसे फिब्रिन के थ्रेड्स को डिपोजिशन कर देता है, और डिपोजिशन करने के बाद इंटैंगल कर देता है, यानी उन लोगों को बझा देता है, ठीक है, उलझा देता है। अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो उलझा देना, ऑर्गेनिज्म को अपने जाल में फंसा लेना, है ना। नेक्स्ट, फाइगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट दिस ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। और जो हमारा फैगोसाइटिक ऑर्गेनिजम्स, जो फैगोसाइटिक जो सेल्स हैं और माइक्रोफेजेस जो हैं, वो एक तरीके का फैगोसाइटिक काम करता है। फैगोसाइटिक मतलब खा जाना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाना। तो फिब्रिन से तो क्या बनाया, जाल बना दिया, जाल में उलझा दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब उसके बाद उसको वो लोग खा जाएगा। खाने के बाद क्या हुआ, हमारा बॉडी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है सेलुलर इम्यूनिटी, है ना, जो टिश्यू से हमें मिल रही है, जो टिश्यू हमारे लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। An important non-specific defense mechanism occur as a result of tissue injury initiated by entry of pathogen, lead to vasodilation, increase vascular permeability and cellular infiltration. Due to increased vascular permeability, plasma pour out and dilute the toxic product present. Fibrin barrier is laid to wall off the site of infection. ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, इन्फ्लामेशन। ये कैसे होता है, जब टिश्यू का जब इंजरी होता है ना, तो सबसे पहले आप देखोगे कहीं पे भी हम लोग चोट लगते हैं तो हमारे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, इन्फ्लामेशन हमारा वेसोडाइलेशन के बाद, हीमोडाइलेशन के बाद होता है। जब हमारा खून बह जाता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट होने से क्या होगा कि हमारा जो रक्त का प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है ना, फर्स्ट डे ज़्यादा होता है।
उसके बाद फिर सेलुलर इम्यूनिटी वर्क करता है, टिश्यू जो है वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो इन्फ्लामेशन एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा प्रोवाइड करता है ना। तो पहले यहाँ फिब्रिन फिर बनेगा, है ना, मेश लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे घाव के ऊपर क्या बन जाता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर। खून तो नहीं आएगा लेकिन एक तरीके का मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो किस वजह से बन रहा है, फिब्रिन की वजह से बनता है। आफ्टर दैट तो पहले इन्फ्लामेटरी फेज आएगा, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने के लिए रोकेगा और उसके बाद फिर जो नॉर्मल वुंड हीलिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फीवर। Rise in temperature following infection in natural defense mechanism. Destroy the infecting organism, stimulate the production of interferon, which help in recovery from viral infection. फीवर, जब भी कभी फीवर आता है ना तो हम लोग थोड़ा डर से जाते हैं कि फीवर हो गया है, लेकिन एक तरीके से जो फीवर है एक दो दिन के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फीवर कंटिन्यू अगर रहता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है, हमारा शरीर में जितने भी फैट डिपॉजिट रहते हैं वो टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है। एक दो दिन अगर फीवर है गुड, लेकिन उसके बाद नहीं। तो फीवर होने का मैकेनिज्म यही है कि जब भी कभी टेम्परेचर रेज कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। जो हमारा एंटीबॉडीज हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं एंटीजन्स के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई हो रहा है। और ऐसे मतलब जितने भी जब भी आपको जब कभी आपको दिखाई पड़े कि आपका फीवर हो रहा है तो फीवर में आपको ये देखने को मिलेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस हो रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस में एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडीज जो हैं वो आपका एक तरीके से फीवर से इंडिकेट करते हैं कि एंटीबॉडी जिंदा है, एंटीबॉडीज आपके बॉडी के लिए वर्क कर रहे हैं, है ना। ये होता है फीवर। फीवर अच्छी चीज है। Acute phase protein. After injury, there is sudden increase or decrease in plasma concentration of certain protein, collectively called acute phase protein. Example: C-reactive protein, mannose binding protein, etc. They activate the alternative pathway of complement, prevent tissues injury and promote repair of inflammatory lesions. सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक तरीके से सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक तरीके का ऐसा प्रोटीन होता है जब भी कभी आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इसका जो अमाउंट होता है शरीर में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लैबोरेटरी फाइंडिंग्स करते हैं जिसमें कि सी रिएक्टिव प्रोटीन हमें हाई मिलता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस acquired by the individuals during life by recognizing and selectively eliminating specific foreign molecules. Acquired immunity और adaptive immunity जो होता है वो एक इंसान जो है वो अडेप्ट करता है, अपने लाइफ टाइम में अडेप्ट करता है by eliminating specific foreign molecules, provide second line of defense against infection. Acquired immunity हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। हमें जितने भी तरह का वैक्सीनेशन हम लोग लेते हैं ये एक तरीके का क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। वैक्सीनेशन मतलब
जिस जिस और जिस डिजीज के लिए हम लोग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिजल्स के लिए ले रहे हैं या बीसीजी ले रहे हैं फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो बीसीजी में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हम लोग बीसीजी ले रहे हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, वही इनएक्टिव फॉर्म में वैक्सीनेशन में प्रेजेंट होता है, तो वो हम लोग पहले ही दे देते हैं। क्यों पहले देते हैं? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट को हो गया है ना, कभी भी हो जाता है, तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, या फिर क्योर नहीं भी हो पाए, या क्योर हो भी जाए, या फिर इस चीज से इंसान की मौत भी हो जाए, तो इसलिए हम लोग विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ में ही हम लोग बीसीजी दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। क्योंकि टीवी जो है, टीवी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफी एक्टिव होता है और वो इजिली वीक इम्यून को इन्फेक्ट कर देता है, तो हम लोग इसलिए वैक्सीनेशन पहले ही दे देते हैं बच्चों को। वैक्सीन प्रिपरेशन फॉर लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट विच इज एंटीजन और टॉक्सोइड। बैक्टीरियल वैक्सीन जो है लाइव और एटेनुएटेड होता है, वो उसको बीसीजी कहते हैं। किल्ड कॉलेरा वैक्सीन, सब यूनिट इसका टाइफॉइड, और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स टिटनस टॉक्सोइड। ये कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन है, कुछ वायरल वैक्सीन भी है जो वायरसेस से बना हुआ है। लाइव एटेन्यूएटेड में ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि सेबिन, देखो पोलियो वैक्सीन जो होता है वो दो कैटेगरी का होता है, एक सेबिन होता है, एक साल्क होता है, ठीक है। जो साल्क होता है वो किल्ड होता है, सेबिन जो होता है वो लाइव होता है। लाइव को ही दूसरा नाम बोलते हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है सब यूनिट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वायरल वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, natural passive immunity, resistance passively transferred from mother to fetus or infant through placenta, transplacentally and through milk colostrum। मदर से जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, resistance passively transferred to a recipient by administration of antibodies, agent used hyperimmune sera of animals, convalescent sera और pulled human gamma globulin। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, ये एनिमल सेरा हो सकता है, कन्वल्सेंट सेरा जो कि मिक्स करके बनाया जाता है, पुल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, ये ह्यूमन से ही लिया हुआ सेरा होता है। लोकल इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शंस और लाइव वैक्सीन एडमिनिस्टर ओरली और इंट्रानेजली प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी एट साइट ऑफ एंट्री सच एज गट म्यूकोजा, नेजल म्यूकोसा। ये एक तरह का नेचुरल इन्फेक्शन होता है ना। लोकल इम्यूनिटी में नेचुरल तरीके से लाइव वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग ओरली या इंटरनेजली, और मतलब हमेशा करते रहना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ लोग हमेशा ही मेडिसिन से मतलब यूज करते हैं, तो ये हो गया लोकल इम्यूनिटी में आ जाता है। IgA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी के लिए IgA इम्पॉर्टेंट होता है। जिन लोगों में IgA की डिफिशियंसी या फिर IgA का जो प्रॉब्लम हो जाता है इम्यून सिस्टम का, उन लोगों में हमेशा आप देखोगे कि लगभग लोग बीमारी होते हैं, है ना। या तो छींकने की हैबिट हो गई या फिर खांसने की हैबिट हो गई, तो मतलब ये हमेशा ही लगभग लगा रहेगा। तो एक तरीके का ये लोकल इम्यूनिटी होता है जिसमें IgA रोल करता है इम्यूनिटी देने का। Combined immunization, combination of active or passive method of immunization. Whenever passive immunization is employed for immediate protections, combined immunization is preferred. Combined immunization में passive immunizations is employed for immediate protections, combined immunization is preferred. Example, protection of non-immune individual with a tetanus prone wound. प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इम्यून इंडिविजुअल विद अ टीटनस प्रोन वुंड। फॉर एग्जांपल टीटनस का जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, है ना, हम लोग टीटनस मतलब बिफोर भी ले सकते हैं, कोई वुंड नहीं भी लिए लेकिन फिर भी हम लोग ले रहते हैं तो भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है
टिटनेस टॉक्सोइड, इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन हम लोगों को बराबर तौर पे टिटनेस टॉक्सोइड लेना पड़ता है ना? इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते और लेना नहीं चाहिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या फिर इससे बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिटनेस टॉक्सोइड। 1 आर्म में देते हैं, एक हाथ में फर्स्ट डोज ऑफ टिटनेस टॉक्सोइड एंड द अदर आर्म फॉलोड बाय फुल कोर्स ऑफ फेस टिटनेस टॉक्सोइड इंजेक्शन। टेटनस का जो हम लोग बूस्टर डोज देते हैं, ये हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा देते हैं। टीटी का जो डोज होता है वो हमें देना पड़ता है, तो हम लोग अल्टरनेट हैंड्स में दे सकते हैं टेटनस टॉक्सोइड। लेकिन अगर कोई आपके पास आ रहा है पेशेंट इंजर्ड होकर के और आपको टेटनस देना है ना, तो आप उनसे पूछोगे पहले कभी लिए थे। जो लोग पहले नहीं लिए हैं वो लोगों को बूस्टर डोज भी लगेगा, है ना? जो लोग लिए हुए हैं, ऑलरेडी लिया हुआ है, बहुत कम समय हो रहा है लिए हुए, तो आप उनको रिपीट तौर पे दे सकते हैं, है ना? टिटनेस टॉक्सोइड दे सकते हैं, लेकिन टिटनेस टॉक्सोइड का बूस्टर डोज नहीं भी देंगे तो चलेगा। हर्ड इम्यूनिटी, ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी, आपको पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं ये टॉपिक। जो कम्युनिटी में जो इम्यूनिटी होती है, मतलब संपूर्ण ग्रुप ऑफ पीपल में एक समान इम्यूनिटी, है ना, एक डिजीज के अगेंस्ट, उसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इज रेलिवेंट इन कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज। हर्ड इम्यूनिटी से हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं? तो एपिडेमिक डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। Eradications of communicable disease depend on the development of high level of herd immunity rather than on development of high level of immunity in individual. Eradication of communicable disease, हर्ड इम्यूनिटी स्पेशली होता है किसके लिए? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिटी में ही सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी वो यूज़ होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। Definition of immunization, specific significance of immunization, types of immunity, immunizing agent, national immunization schedule, contraindication to vaccination or reaction to EPI vaccine. Introduction. Immunization is the artificial means by which the state of immunity is increased. This is the most important invention that conferred the highest benefit to children in the world. It has prevented many communicable diseases such as diphtheria, polio. It has helped eradicate polio and smallpox for the community. Recently, a highly successful introduction of immunization against Haemophilus influenza type B has achieved that reduced invasive infections such as hepatitis B, meningitis. इम्यूनाइजेशन जो होता है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल, मतलब इम्यूनाइजेशन जो है इसमें हम लोग आर्टिफिशियल वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, है ना? आर्टिफिशियल जितने भी तरीके का आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप वैक्सीन देखे होंगे वो सभी के सभी कैसे हैं? वो एक तरीके का आर्टिफिशियल बनाया गया वैक्सीन है, लैब में बनाया गया वैक्सीन, और उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर नेचुरल इम्यूनिटी के लिए। और साथ ही में आप देखे होंगे जो मोर हजार्डियस जितने भी डिजीज होते हैं जैसे डिप्थीरिया और पोलियो, है ना, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही बच्चों को डीपीटी, ओपीवी ये सब हम लोग दे देते हैं बच्चों को। रिसेंटली देखा गया है इम्यूनाइजेशंस जो है वो सक्सेसफुली इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो अचीव करा गया है कि मतलब हेपेटाइटिस बी मेनिंजाइटिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे में ये देखा गया है कि मेनिंजाइटिस भी हो रहा है, ये जानते हैं ना हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मेनिंजाइटिस, तो इस कंडीशन में भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का इस्तेमाल हम लोग करके बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी मेनिंजाइटिस से। हेपेटाइटिस बी मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है, ठीक है?
तो हम लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी मेनिंजाइटिस. Immunization is the process of protecting an individual from a disease through introduction of live or killed or attenuated organism in the individual system to create immunity. इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, किसी भी मतलब किसी को भी आप लाइव किल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पहले से इंट्रोड्यूस करके आप किसी के भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना. इसीलिए हम लोग बच्चों को पहले ही या तो लाइव वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन जो हमें अर्लियर लाइफ में देने चाहिए बच्चों को, वो हम लोग दे देते हैं ताकि बच्चों में पहले से ही इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए और लड़ने की क्षमता जो है बॉडी में पहले से ही बन जाए. सिग्निफिकेंस क्या है? It is one of the best buy in community health and one of the most cost-effective health interventions in reduction of communicable diseases related to morbidity or mortality. जितने भी कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, उससे रोकथाम के लिए, है ना, ये इम्यूनिटी जो है काफ़ी बेनिफिशियल है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, है ना. कम्युनिकेबल डिजीज से लोग मरते भी हैं, है ना, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी दोनों ही होते हैं, तो जिसके वजह से हम लोग जो है इम्यूनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी हेल्थ में, कम्युनिटी हेल्थ डिजीजेज में. इट इज़ अ मास मीन्स of protecting the largest number of people from various diseases. ये largest number of peoples को ये protect करता है immunization. It gives resistance to a infectious disease by producing or augmenting the immunity. Augmentation मतलब introduce करना, है ना, इंट्रोड्यूस करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी के बॉडी में इंट्रोड्यूस करने को ही अगुमेंटेशन कहते हैं. तो हमारे बॉडी को एक तरीके से रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिसका भी हम लोग वैक्सीन देते हैं, जिस भी चीज़ का, ओपीवी हो गया, बीसीजी हो गया, डीपीटी हो गया, जिस भी डिजीज के लिए हम लोग दे रहे हैं वैक्सीन, वो एक तरीके से उस डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा हमारे बॉडी के अंदर, है ना. तो जीवन में कभी भी हमें अगर वैसे बीमारियों का जिसका हम लोग वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं, कभी भी हमें अटैक होता है तो हमारा सेकेंडरी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाएगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी फिर बनना शुरू हो जाएगा, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जब बनता है शरीर में तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबॉडीज बनेगा, क्योंकि वो तो पहले ही देख चुका है कि हमारे शरीर के अंदर पहले भी ये आ चुका है. तो अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम वापस से वही एंटीजेंस मिल रहा है, वही फॉरेन बॉडीज मिल रहा है हमारे शरीर में, तो जब आएगा सेकेंडरी एंटीबॉडीज तो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इम्यूनाइजेशन. आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग यहाँ पे इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन के जरिए. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स क्या होता है? इट इज़ अ रूटीन प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट द किलर डिजीज ऑफ चाइल्डहुड एंड प्रिवेंट occurrence of certain deadly disease in the adulthood so that human resource can be maintained without hazard. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो चाइल्डहुड प्रोग्राम है ना. हम लोग चाइल्डहुड के टाइम से ही बच्चे को, अर्ली लाइफ से ही हम लोग जितने भी किलर डिजीज होते हैं, है ना, उन सभी के लिए पहले से इम्यूनाइजेशन दे देते हैं ताकि अडल्टहुड में जो आने वाले बीमारी हैं उनसे हमारा शरीर जो है वो लड़ सके. इम्यूनाइजिंग एजेंट में भी क्लासिफाइड एज वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीसेरा. वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स आर इम्यूनोबायोलॉजिकली substance which produce specific protections against given disease. It stimulate active productions of antibodies and other immune mechanism. वैक्सीन जो है वो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है. इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस बायोलॉजिकल सब्सटेंस में कौन? जो ऑर्गेनिजम्स हमें खतरा पहुंचाएंगी, जो ऑर्गेनिज्म हमें प्रॉब्लम्स देगी, वैसा ऑर्गेनिज्म से मिलकर के वैक्सीन बनाया जाता है.
ठीक है। सब्सटेंस विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज, कुछ भी कोई भी ऐसा डिजीज है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वैक्सीन, है ना। वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स और इनएक्टिवेटेड ऑफ किल्ड ऑर्गेनिजम्स से और एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शंस, टॉक्साइड और कॉम्बिनेशंस से भी बनता है ना। वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड मतलब लाइव वैक्सीन लाइव ऑर्गेनिज्म से भी बनाया जा सकता है, इनएक्टिवेटेड और किल्ड ऑर्गेनिज्म से भी बनाया जा सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्शन से भी बनाया जा सकता है और टॉक्सोइड का कॉम्बिनेशन से भी, जिसको मैंने आप लोग को बताया था ना, टॉक्सिन से भी बनाया जा सकता है वैक्सीन। मोर फ्रीक्वेंट प्रिपरेशंस आर सब यूनिट्स वैक्सीन और रिकम्बेंट वैक्सीन। The ideal vaccine should induce permanent immunity, be free of toxic substance, have minimal side effect, not produce disease to the recipient and be easy to administer. वैक्सीन का फीचर ही यही है कि हो सकता है परमानेंट इम्यूनिटी आपको दे दे, है ना। एक बार ही आपने वैक्सीन यूज किया और उसके बाद फिर आपको इम्यूनिटी पूरे जीवन भर के लिए मिल जाए, और टॉक्सिक से ये फ्री होता है। कभी इसको लैब में क्योंकि बनाया जाता है तो पूरे टेस्ट के साथ बनाया जाता है, तो वो टॉक्सिक फ्री होता है। फिर इसका साइड इफेक्ट जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फीवर या कुछ रैशेज ऐसा देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है साइट ऑफ इंजेक्शन पे, लेकिन उसके बाद फिर ये सबसाइड हो जाता है, तो साइड इफेक्ट मिनिमल है। नो प्रोड्यूसेस डिजीज, वैक्सीन लगाने के बाद डिजीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, डिजीज वो कॉज नहीं करेगी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, बैक्टीरियल में बीसीजी और टाइफाइड प्लेग का होता है। प्लेग का चूंकि अभी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। वायरल, ओरल पोलियो, मिजेल्स, मम्स, रूबेला, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा। रिकेजियल में एपिडेमिक टाइफस है ना, ये एपिडेमिक टाइफस है, माँ गलती से हो गया, ये एपिडेमिक टाइफस है। नेक्स्ट है किल्ड और इनएक्टिव वैक्सीन, बैक्टीरियल होता है, पर्टूसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस अभी बताए थे ना, लेकिन वो इन्फ्लुएंजल मेनिंजाइटिस बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहले हम लोग जो देखे थे वो एक तरीके का वायरल मेनिंजाइटिस था, यहाँ पे ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल के अगेंस्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग टेस्ट कराएंगे ना, हम लोग CSF जो है उससे हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो बैक्टीरियल के अगेंस्ट जो हम लोग वैक्सीन देंगे। अगर वायरल रहेगा तो वायरल के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किल्ड का जो वायरल होता है, वायरल वैक्सीन, वो रेबीज होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, साल्क पोलियो होता है, जापानीज इनकेफेलाइटिस होता है। नेक्स्ट है टॉक्सोइड, टॉक्सोइड होता है डिप्थीरिया, टेटनस। डिप्थीरिया का टॉक्सोइड होता है, डिप्थीरिया याद रखना कि ये टॉक्साइड है, कोई किल्ड और लाइव वैक्सीन नहीं है, ये एक तरह का टॉक्साइड है। कॉम्बिनेशन में डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस का हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। MMR में मम्स, मिजल्स और रूबेला, DT में डिप्थीरिया, टेटनस और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस दोनों का एक कॉम्बिनेशन का एक हम लोग इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस और हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का हम लोग वैक्सीन देते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, immunization schedule should be planned according to the need of the community. It should be relevant with existing community health problem. It must be effective, feasible and acceptable by the community. Every country has its own immunization schedule. हर जिस कंट्री में जिस तरीके का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है उस तरीके से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्रिपेयर करा जाता है। तो हमारे इंडिया में जिस तरीके से आपको दिखता है, जितने भी तरीके का आपको प्रॉब्लम्स दिखता है,
उसके अगेंस्ट हमारा जो गवर्नमेंट है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चार्ट और प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री है हेल्थ का वो निकालती है हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और हर एक कंट्री का अलग अलग होगा क्योंकि हर एक कंट्रीज में अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो डिजीज होते हैं वो अलग लेवल्स के होते हैं, अलग उनको इन्फेक्ट करते हैं। कहीं पे आपको येलो फीवर का इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, फिर जापानीज इंकेफेलाइटिस का इन्फेक्शन कहीं पे बहुत कुछ ज्यादा ही है, यूएसए में जापानीज इंकेफेलाइटिस है, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट होगा वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जापानीज इंकेफेलाइटिस का जरूर रखेगा, है ना। एक बारी मैंने सुना भी था कि अगर कोई इंडिया से अगर जा रहा है तो उन्हें येलो फीवर का लगाना पड़ेगा वैक्सीन यहीं से, है ना, इंडिया से ही लगाना पड़ेगा। और लगाना पड़ेगा और लगाने लगाने के बाद ही आप वहाँ के लिए जा सकते हो। तो मतलब आप देखो प्रोटोकॉल्स है ना, गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल्स होता है कहीं भी आने जाने के लिए, वैक्सीनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे कंट्री में ये इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपको 3 महीने पहले ही वैक्सीनेशन लेने पड़ेंगे, जो भी डिजीज होगा जिस कंट्री में उसके अगेंस्ट। तो ये एक तरीके का नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। हम लोग चूंकि इंडिया में है तो हम लोग इंडियन नेशनल शेड्यूल को पढ़ाई करेंगे। The WHO launched a global immunizations program in 1974 known as Expanded Program on Immunization, इसको EPI कहते हैं, to protect all children of the world against 6 killer disease. The India in India EPI was launched in January 1978. तो ईपीआई जो है, ईपीआई को सबसे पहले डब्ल्यूएचओ जो है वो ग्लोबल किया था, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। उसके बाद फिर इंडिया में आया, लॉन्च हुआ जनवरी 1978 में। तो आप ये देख सकते हैं, ये नेशनल हेल्थ कमीशन के थ्रू जो शेड्यूल है ये दिया हुआ है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम लोग टीटी का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज को हम लोग यूज़ करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी 4 वीक में, और फिर if received 2 dose then pregnancy within the last 3 years। तो हम लोग टीटी का बूस्टर डोज लगाते हैं। टीटी का डोज 0.5 ml होता है, इंटरमस्कुलर लगाते हैं, अपर आर्म में लगाते हैं। इन्फेंट्स के लिए बाई बर्थ जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या हम लोग, तो 3 वैक्सीन जो है वो हम लोग लगाते हैं बच्चों को, बीसीजी, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, और साथ ही में डीपीटी का भी यूज करते हैं, ठीक है। बीसीजी को हम लोग एट बर्थ लगाते हैं 0.1 ml इंटरडर्मली लेफ्ट आर्म के ऊपर। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी एट बर्थ अर्ली पॉसिबल हम लोग विद इन 24 आवर्स में हम लोग लगाते हैं। 0.5 ml का डोज होता है, इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं, और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगाते हैं, ठीक है। बच्चों के मिड थाई के ऊपर एंट्रोलेटरल एरिया पे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन को यूज करते हैं। ओपीवी का 0 डोज एट बर्थ में ही लग जाता है, 2 ड्रॉप देते हैं ओरली। नेक्स्ट ओपीवी का 1, 2 और 3 डोज एट 6 वीक, एट 10 वीक्स और 14 वीक्स पे लगाया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग 2 ही ड्रॉप देते हैं डोज पे और ओरली रूट रहता है। पेंटावेलेंट, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज होता है। हम लोग इसको 6 वीक पे देते हैं, 10 वीक पे देते हैं और 14 वीक्स पे देते हैं। 0.5 ml होता है इंट्रामस्कुलरली और एंडोरोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, लेफ्ट साइड का थाइज में देते हैं बच्चों के। रोटा वायरस, ये तो आप लोग को पता होगा, रोटा वायरस, रोटा वायरस को हम लोग डाइल्यूट करके उसके बाद फिर ओरली बच्चों को देते हैं एट 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स पर। 5 ड्रॉप्स रहता है, 5 ड्रॉप हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को।
वैक्सीन 2 फ्रैक्शनल डोज में दिया जाता है 6 और 14 वीक में 0.1 ml इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म्स में। आईपीवी है ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। एमआर का फर्स्ट डोज यानी कि मिजल्स रुबेला का फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 12 मंथ्स 0.5 ml देते हैं सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म्स के ऊपर। पीसीवी का बूस्टर डोज 9 मंथ्स कंप्लीट होने पर 9 से 12 मंथ के बीच में हम लोग इसको देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरोलेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। पीसीवी याद रखना है कि राइट थाइस पे देते हैं और इधर था आपका पेंटावेलेंट जो है वो हम लोग लेफ्ट थाई पे देते हैं। जेई का फर्स्ट डोज जापानीज इनकेफेलाइटिस स्टार मार्क इसलिए है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है क्योंकि ये एक तरह की खतरनाक बीमारी है जापानीज इनकेफेलाइटिस। इसको 9 से 12 मंथ्स में दे सकते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटरलेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट मिड थाई। विटामिन ए का डोज 9 मंथ्स पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ मिजल्स रूबेला के साथ में हम लोग विटामिन ए का डोज स्टार्ट करते हैं। तो 1 ml में 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट से स्टार्ट करते हैं और ये ओरल डोज होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त क्या क्या लगते हैं? डीपीटी का बूस्टर डोज लगता है, एमआर का सेकेंड डोज, ओपीपी का बूस्टर डोज, जेई का सेकेंड डोज, विटामिन ए का सेकेंड से लेके 9 डोज होता है ना, तो एक डोज तो पहले ही लग जाता है विटामिन ए 9 मंथ्स पे और उसके बाद फिर 16 मंथ से स्टार्ट होता है ना, 16 मंथ से सेकेंड डोज का विटामिन ए स्टार्ट करते हैं। डीपीटी का बूस्टर डोज सेकेंड और लास्टली है टाइफाइड 10 ईयर्स में 10 to 16 ईयर्स में टाइफाइड का वैक्सीन। तो ये है आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन इंटरवल बिटवीन 2 doses should not be less than 1 month। 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। जो डोज हम लोग लेते हैं किसी भी वैक्सीन का, वो वैक्सीन का डोज में 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। वो 1 मंथ से ज़्यादा हो चलेगा, 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। माइनर कफ, कोल्ड्स, माइल्ड फीवर और डायरिया आर नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वैक्सीन। अगर आपको नॉर्मल कफ है, हल्का कोल्ड है, माइल्ड फीवर है या डायरिया है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है वैक्सीनेशन के लिए। In some state, hepatitis B vaccine is given as routine immunization। कहीं कहीं स्टेट्स में हेपेटाइटिस जो बी होता है वैक्सीन, उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में डाल दिया गया है, यानी कि लेना ही है, कंपल्सरी हेपेटाइटिस। At 9 months of age, vitamin A oil should be given orally with recommended dose and then to be continue at 6 month interval up to 5 years of age। 5 साल तक हम लोग 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं, 5 साल तक हम लोग विटामिन ए को हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं वैक्सीन से तो हम लोगों को नहीं देना है वैक्सीनेशन। Live vaccination, that is OPV, BCG और measles, are not to be administered in the following situations: in immunosuppressive therapy, immunodeficiency disorder, leukemia, lymphoma, generalized malignancy। अगर इम्यूनो सप्रेस्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, कुछ जैसे कैंसर के कंडीशन होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मेलिग्नेंसी का कुछ कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। Acute illness with fever above 38 degree Celsius postpone until recovery has occurred। अगर किसी भी इंसान को 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो ऐसे में भी हम लोगों को वैक्सीनेशन को नहीं देना होता है। स्पेशल रिस्क ग्रुप। Risk of complication from infectious disease is high, include those with chronic lung and congenital heart disease, Down syndrome, HIV infection, low birth weight and asplenia और हाइपोस्प्लेनिशियम। कुछ ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं जिसमें कि हम लोग
थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए। यहाँ पे आप डिजीज़ेज़ देख सकते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, डाउन सिंड्रोम्स हो गया, लो बर्थ वेट बेबी हो गया। लो बर्थ वेट बेबी को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो वीक रहती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि बच्चे को वैक्सीनेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। रिएक्शन टू ईपीआई वैक्सीन, हमारा जो शेड्यूल है, नेशनल शेड्यूल है, उस वैक्सीन का कुछ-कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ-कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे माइल्ड फीवर, लोकल पेन, मलेज़, इरिटेबिलिटी, ट्रांजिएंट रैश और कभी-कभी लंप और पैप्यूल्स जो है वो अपीयर होता है ना? जैसे बीसीजी का वैक्सीन होता है, उसमें पैप्यूल्स डेवलप करता है। It is generally not painful, but is tender to touch. The papule increased in size up to 6 to 10 mm in diameter by the 6th week. The nodules soften with the formation of pus. No treatment is necessary. At the end of 10 to 12 weeks, only a small scar is visible. तो हमारा जो VCG वैक्सीन होता है, पहले तो पैप्यूल्स होता है, उसके बाद फिर स्कार दिखेगा, है ना, रैशेस टाइप का दिखाई पड़ेगा, फिर देन उसका स्कार परमानेंट हो जाता है, वो जीवन भर के लिए वो स्कार दिखेगा, है ना। तो ये एक तरीके का रिएक्शन होता है एपीआई वैक्सीन का, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर कोई मदर आपको बोल रही है बच्चे को फीवर हो गया, लोकल पेन हो रहा है, रैशेज हो रहा है, या फिर बीसीजी का वैक्सीन लगाने के बाद उसको कुछ पैप्यूल टाइप का दिखाई पड़ रहा है, लंप दिखाई पड़ रहा है, तो आपको कहना है कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये वैक्सीन के बाद ये चीज़ होता ही है, ये आपको बतलाना है। Reaction to EPI vaccines, regional lymph node enlargement and suppressions observed 2 to 8 weeks after BCG vaccine is usually a result of the vaccine being injected subcutaneously instead of intradermally. वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन का जो 2 से 8वां हफ्ता होता है, तो यहाँ पे कभी कभी लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है ना। In very rare cases, fever of more than 105 degree Fahrenheit, convulsion or collapse after DPT vaccinations has been observed. In such cases, further dose of DPT should not be given. कभी-कभी देखा गया है कि फीवर जो है, मतलब बहुत रेयर केस होता है कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो किसी भी पर्सन में, उससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करता है। कभी-कभी देखा जाता है कन्वर्शन कब देखा जाता है, जब डीपीटी का वैक्सीनेशन लगता है। अगर कन्वर्शन देखा जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब डोज हम लोग देंगे डीपीटी का, तो हम लोगों को सावधानी से देना है, या फिर हम लोग बहुत सोच समझ कर देंगे डीपीटी का वैक्सीन को। इसलिए हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था वैक्सीनेशन के बाद। Conclusion: immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन को हम लोग इम्यून प्रोवाइड करते हैं, है ना। आर्टिफिशियली हम लोग पर्सन को इम्यून प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये खत्म होता है इम्यूनाइजेशन